जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है टैक्स का लेक्चर नंबर 35। हमने स्टार्ट किया था टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर। ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स में हमने स्टार्ट किया था एवरेज रिलीफ्स। एवरेज रिलीफ्स में हमने पढ़ लिया था टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दोनों के लिए सेम था। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड एंड डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। नोट्स आपके सामने होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि और नोट्स जब आपके सामने हो तो आपने ये एवरेज रिलीफ्स नोट्स से ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सारा ड्रॉ नहीं कर सकता, नोट्स से ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आज हमारा है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें है कंडीशन, अ फाइलर रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट। सिर्फ और सिर्फ कौन इसके लिए एलिजिबल है? इंडिविजुअल और एओपी, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी बीमार नहीं पड़ती। ठीक है, तो कंपनी एलिजिबल नहीं है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आर कंट्रीब्यूशन पेड टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो ईसीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय ईसीसीपी। लोअर अमाउंट कौन सा होगा? लोअर अमाउंट तीन में से कोई एक होगा। एनुअल अमाउंट, एनुअली जो आपने अमाउंट पे किया है, पेमेंट जो प्रीमियम आपने पे किया है वो। सेकंड, या फिर 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, या फिर 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, या फिर ₹150। इन तीनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो हमारी अमाउंट बन जाएगी एन। वो कौन सी अमाउंट बन जाएगी? एन। ठीक है, और अगला हमारा जो लास्ट है वो है टैक्स क्रेडिट टू पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये किसकी बात कर रहा है? ये नया इन्होंने ऐड किया है एवरेज रिलीफ। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ये रिलीफ मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशन को या अब्दुर्रहमान कोई बिजनेस कर रहा है और उसने फ्रेश ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय किए हैं। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स कौन से वो आपको बता रहा है। फ्रेश ग्रेजुएट्स, a person employing freshly qualified graduates from a university institute recognized by Higher Education Commission shall be entitled to a tax credit for annual salary paid to the graduates for a tax year in which such graduates are employed. Fresh graduates की definition के 1 जुलाई 2000 who has graduated after 1 जुलाई 2017 के बाद। तो लोअर अमाउंट के लिए एनुअली सैलरी पेड, जो नए एम्प्लॉय किए हैं उनको पूरे साल की सैलरी कितनी पे की है वो अमाउंट, या फिर 5% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो पी बन जाएगा। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया था कि अमाउंट कैलकुलेट की एल, एम, एन और पी। ठीक है, इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब एवरेज रिलीफ के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं। ये टोटल अमाउंट आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल टी। ये कौन सा अमाउंट आ गया? टी। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला ये है एवरेज रिलीफ कि अगर एक हो तो इस फार्मूले में एक पुट करें, और अगर एक से ज्यादा हो तो लोअर अमाउंट को साइड पे करें, उनको ऐड करें। टैक्स एसिस्ट, टैक्स एसिस्ट क्या होगा? टैक्स एसिस्ट उस अमाउंट को कहते हैं, ये मैं बताता हूं, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, जो उस पर्सन की टैक्सेबल इनकम है जिसका एवरेज रिलीफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय टी। टी अमाउंट कहां से आया? टोटल से। टैक्स एसिस्ट कौन सा होगा? टैक्स लायबिलिटी आ जाती है आपके पास। ठीक है, इसमें हम लेस कर देते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से? दो जो आपने स्टार्ट में पढ़े हैं। नंबर फर्स्ट फुल टाइम टीचर, और नंबर सेकंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लाइबिलिटी आई थी 100 और ये दोनों आ गए 50। ये लिस्ट कर दो तो इसके बाद जो अमाउंट आती है इसको कहते हैं टैक्स एसिस्ट। तो फार्मूले में आपने ये वाली अमाउंट पुट करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर? ये थे आपके एवरेज रिलीफ्स। एवरेज रिलीफ के बाद आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्ट डिडक्शंस। डायरेक्ट डिडक्शंस बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो हम पढ़ लेते हैं। जी, अगला टॉपिक क्या है? डायरेक्ट डिडक्शंस। आप जो मैंने पहले दिन जब हम स्टार्ट कर रहे थे टैक्स क्रेडिट्स, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया था।
उसमें देखे टोटल इनकम के बाद डायरेक्ट डिडक्शंस की बात आ रही होगी। टोटल इनकम के बाद लेस क्या होगा, डिडक्शंस। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं। अब लाइबिलिटी वाले खत्म हो गए। अब इनकम में से कौन, इसमें सबसे पहले आता है ज़कात। ज़कात हम लेस करते हैं। ज़कात कौन सा, ज़कात पेड अकॉर्डिंग टू ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस, अगर आपको कभी क्वेश्चन में सिर्फ ज़कात गिवन हो, हमेशा एज्यूम करें कि ये अंडर ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस है। अगर आपको कभी ये दे दे कि ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, तो ये अंडर ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस नहीं आता। या तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर आपने एज्यूम करना है, या फिर साथ लिखा हो अंडर ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस, तो ये आपने लेस करना है। एक ये लेस कर दिया। सेकंड आता है वर्कर्स वेलफेयर फंड। क्या होता है, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रख ले। अगर कभी गिवन हो तो ये भी टोटल इनकम में से लेस होगा। अगला है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। ये भी समझने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो सीधा सीधा यहाँ पे लेस कर दे। अगला है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिडक्टेबल अलाउंस ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, ये प्रॉफिट ऑन डेट मैंने आपको पहले भी कहा था, ये इंटरेस्ट को कहते हैं। इंटरेस्ट, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, कहां से लोन लेते हैं, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। लोग कहते हैं इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये प्रॉफिट ऑन डेट आपको अलाउ होगा एज अ डायरेक्ट डिडक्शन, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन में सबसे पहले नोट्स देख ले तो उसने ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं कि ये लोन आपने इन ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ हो। लोन टेकन फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन से हैं, उसमें शेड्यूल बैंक आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडवांस गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी, पब्लिक कंपनी। मतलब क्या हुआ, अगर आपने बाप से या भाई से या दोस्त से या रिश्तेदार से या अपने ऑर्गेनाइजेशन सीपी से, सीपी में नहीं आता, ठीक है। अगर आप बैंक के मुलाजिम है फिर बैंक इसमें आता है। आपने इनसे लोन लिया है तो ये टैक्स क्रेडिट आपको, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ये प्रॉफिट ऑन डेट आपको टोटल इनकम में से लेस नहीं कर सकते। तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेकंड कंडीशन जो है पर्पस क्या है। लोग कहता है पर्पस हो फॉर द कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन ऑफ हाउस। आप नया घर बना रहे हो, अगर ये लोन आपने बिजनेस के लिए लिया हो तो ये टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। इसके लिए इसमें एक चीज उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि प्रॉफिट आर शेयर इन रेंट एंड शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्ट को ही कहता है, इसका दूसरा नाम, ठीक है। थर्ड सेकंड कंडीशन क्या है, द लोन शुड बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस फॉर द एक्विजिशन। अगर आपको कभी कहे फॉर द रिनोवेशन ऑफ हाउस लिया है तो रिनोवेशन ऑफ हाउस के लिए ये टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ कितने, ये दो चीजें याद रखें, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन। आप बना बनाया अगर इन पैसों से ले जो लोन लिया है इन इदारों से, या फिर जो आप उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना, या तो जितना एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया है वो लेस कर दे, या फिर लोअर अमाउंट, इन तीनों में से लेस करना है। कौन सा अमाउंट, लोअर अमाउंट। कौन कौन से में से, एक्चुअल अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, या फिर 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसका कितना परसेंट, 50%, या फिर थर्ड ₹2 मिलियन, 20 लाख रुपए। इन तीनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो आपका यहां पे लेस हो जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट के नाम से, लेकिन कंडीशन याद होने चाहिए। क्लियर। अगला जो है वो है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए जो डिडक्टेबल अलाउंस है ये है पेरेंट्स के लिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस बड़े आसान है। एवरी इंडिविजुअल शेल बी इंटाइटल, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, टू अ डिडक्टेबल इन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल इज लेस देन ₹15 लाख। लॉ कहता है पहला कंडीशन जो है वो ये है कि उसका जो इंडिविजुअल ये अलाउंस क्लेम करना चाहता है उसका टैक्सेबल इनकम जो है पूरे साल का, जिस साल में ये क्लेम करना चाहता है ये वाला अलाउंस, तो उसकी टैक्सेबल इनकम लेस होनी चाहिए 15 लाख।
अगर 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा हो फिर उस इंडिविजुअल को ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड, द अलाउंस अलाउड शुड बी लोअर। आप कितना अलाउंस मिलेगा? 5% ऑफ द ट्यूशन फी, जो उसने अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे की है, या फिर 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, या इस पर्सन की जो पेरेंट्स है उसकी 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या फिर द अमाउंट कंपाउंड बाई मल्टीप्लाइंग, या फिर जितने बच्चे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60,000। इन तीनों में जो भी अमाउंट लोअर हो वो उसको मिलेगा एज अ डिडक्टेबल अलाउंस। Any allowance or part of allowance for a tax year that is not able to be deducted for the year shall be not carried forward। सेम वही बात ये स्टार्ट में बताई थी। allowance shall be allowed against the taxable। ये जो allowance है ये पेरेंट्स को मिलेगा। अगर पेरेंट्स का इंडियन नहीं है, वो रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो फिर पेरेंट्स की जगह ये अलाउंस कौन क्लेम कर सकता है? ये जिस इंस्टीट्यूशन में इसके पेरेंट्स, तो वो इंस्टीट्यूशन जब अपना रिटर्न फाइल करेगी तो उसमें ये अलाउंस क्लेम करेगी, और उसके बदले ये इंस्टीट्यूशन उन पेरेंट्स को फीस में डिस्काउंट करेगी कि आपकी वजह से हमें इतना फायदा हुआ है टैक्स में, तो ये फायदा आपकी वजह से हुआ है, ये फायदा आपका है, ये हमारा नहीं है। तो ये भी यहाँ पे लेस हो सकता है, ठीक है। और अगला है क्या चीज? डोनेशन। डोनेशन जो पहले पढ़ा था वो अंडर सेक्शन 61 था, ये अंडर क्लास 61 है। दोनों में फर्क क्या है? वो डोनेशन जो था ये वो थ्रू चेक था, ये कैश और चेक दोनों में हो सकता है। वो सिर्फ चेक था। वो अगर डोनेशन आप थ्रू कैश करते तो वो डोनेशन एवरेज रिलीफ ना मिलता, वो एवरेज रिलीफ था सबसे बड़ा फर्क, और ये डायरेक्ट डिडक्शन है। वो अंडर सेक्शन था, ये अंडर क्लास है। वो सिर्फ चेक के थ्रू था, ये चेक और कैश दोनों। ये तीन डिफरेंसेस बता दिए। और क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट गिवन है, अगर इनको आप दोगे कितना अमाउंट जो आपने एक्चुअल डोनेशन किया है वो, या फिर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो यहाँ पे डायरेक्ट डिडक्शन। ये सारे जब आप लिस्ट करोगे तो इसके बाद आपके पास आ जाता है टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया? समझ में आ रही बात जी? तो इसके लिए अब जरूरी है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आप जो है जो एग्जाम्पल है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये इसमें कुछ भी नहीं था। इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस। ठीक है, आपने क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करने हैं, जो पेज नंबर 7 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 फुल टाइम टीचर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपने करने हैं, ये टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? आपने ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो क्वेश्चंस है, जो आपका इशू हो, मेरा नंबर आपके पास है, फिर भी दे रहा हूं, वो आप मुझे इश्यूज बता दें कि सर हमें इन क्वेश्चंस में कल आपका लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, ताकि आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले, पूरे क्वेश्चंस कर ले। आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। जहां जहां पे आपका इशू हो, ठीक है, तो वहां पे मैं आपके ये क्वेश्चंस आप मुझे भेज दे, मैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करूंगा 1 बाई 1। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक हो गया? जहां जहां पे वॉइस मैसेज या क्वेश्चन नंबर बता दे, पॉइंट बता दे, तो उस तरह ठीक होगा। इन रिटर्न होगा तो मैं 1 बाई 1 सबके इश्यूज डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इसलिए कल मैं आपका लेक्चर नहीं रख रहा, कल आपका लेक्चर नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा लास्ट हेड ऑफ इनकम स्टार्ट होगा, और वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अभी मैंने न्यूमेरिकल करवाने थे, लेकिन न्यूमेरिकल्स मैंने सोचा है पहले मैं थ्योरी खत्म कर दूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें टाइम मिल जाए फिजिकल क्लासेस, तो न्यूमेरिकल उस तरह से ज़्यादा बेहतर होंगे, उस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो अगर टाइम मिल गया तो ठीक, ना मिला तो फिर हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल को 10-15 दिन देंगे और उसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ से 20 to 30 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चन आता है,
ठीक है। थोड़ा सा मेरा पैटर्न जो है सीक्वेंस वो चेंज है ऑनलाइन क्लासेस में, इस तरह रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और फिजिकल में मेरा सीक्वेंस कुछ और होता है, लेकिन इसमें चले आप घर बैठे हैं तो आपके पास टाइम है, आप पहले थ्योरी के ऊपर सही तरह से कमांड, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा और वो है लॉसेस का। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको 4 से 5 दिन या 1 वीक दूंगा जिसमें कंप्लीट जितना हमने पढ़ा है उस सब का टेस्ट होगा कंप्लीट, ठीक है। वो टेस्ट देके उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कब कंप्लीट होगा कोर्स, तो कोर्स इंशाल्लाह आपका डेडलाइन है 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले इंशाल्लाह आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और अब तो एक और बात भी आ गई, आपके पेपर जो है वो 20 सितंबर को 2 वीक्स एक्सटेंड हो गए, तो अब हमारे पास 20 अगस्त तक टाइम है। तो खैर कोर्स तो आपका टाइमली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 20 दिन अल्लाह करे हमें फ़िज़िकल, तो इन 20 दिनों में मैं पूरा कोर्स आपको रिवाइज़ कर दूंगा। अगर फ़िज़िकल हमें इजाज़त मिल गई तो हमारे पास 20 अगस्त तक आपको 1 महीना चाहिए घर में बैठ के पढ़ने के लिए, तो वो आपको 20 अगस्त तक टाइम है, मतलब तो 20 दिन हमें और मिल गए। बेस्ट ऑफ लक, जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो बहुत आराम से, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ, स्पीड कभी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये 16 मिनट का या 17 मिनट का लेक्चर है आज, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करके करें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।